चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि आपके पास हर प्रकार की क्लासेस की अपडेट जो है वो सबसे पहले पहुंचती रहे। हमने आपसे कहा था कि हम आपके बीच में बिहार स्टेट हमने आपसे कहा था कि हम आपके बीच में बिहार का स्टेट जो 2024 में स्टार्ट होने वाला है उसकी क्लासेस आपको जो है वो हम देंगे। तो आज आपके बीच में जो हम क्लासेस लेकर आए हुए हैं, जो आज आपका पहला टॉपिक हमने उठाया हुआ है, आप ये देखिए, हमने आपको कल जो है वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो बताई हुई थी कि इसका सिलेबस क्या है कैसे है। आज हम आपको जो यहाँ पर बिहार में जो बिहार का मुख्य मुद्दा है वो बिहार में आज हम आपके लिए टॉपिक जो उठाने जा रहे हैं वो बिहार में आज हम आपके लिए टॉपिक उठाएंगे इन्फिनिटिव्स यूज, यानी आज हम आपके लिए टॉपिक उठाने वाले हैं इन्फिनिटिव्स यानी इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कहते किसे हैं, इन्फिनिटिव होता क्या है, यही आज हम आपके लिए मेन टॉपिक आपके लिए उठाने वाले हैं और यहाँ पर उठाए हुए हैं इन्फिनिटिव का। देखिए, इन्फिनिटिव जो है वो एक बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन इन्फिनिटिव का मतलब होता है सीधा सीधा आप समझिए कि टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। आप सीधा सीधा ये जानिए कि इन्फिनिटिव का मतलब जो होता है वो इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अगर किसी वर्ब फर्स्ट फॉर्म के पहले कोई भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म जैसे प्ले हो गया, वीप हो गया, गो हो गया, कोई वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाए और उसके पहले टू लगा हुआ हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। ठीक, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको ये जो पढ़ना है, इसको पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा वो आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा वर्ब, क्योंकि वर्ब से ही यहाँ पर जो है वो शुरुआत है। आपके बीपीएससी में इन्फिनिटिव से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो रखे जाएंगे, तो इसके पहले आपको पढ़ना पड़ेगा वर्ब। ठीक है, वर्ब किसे कहते हैं? देखिए, जो काम होता है उस सेंटेंस में जो काम हो, ठीक है, जो उस सेंटेंस में जो काम है वही आपकी जो है वो क्या कहलाती है, वही आपकी कहलाती है वर्ब। उस सेंटेंस में, उस वाक्य में जो वो सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस में जो काम हो रहा है, माने जो काम हुआ है या जो काम की अंग्रेजी है, उसे हम कहते हैं वर्ब। यानी इसकी आप डेफिनेशन ये लिख सकते हो कि जिस शब्द से किसी भी, माने जो शब्द लिखा हो, जिस शब्द से किसी भी कार्य के करने का, इंग्लिश में भी बता दे रहे हैं, किसी भी कार्य के करने का बोध होता हो, जिस शब्द से किसी भी कार्य के करने का जो है वो शो करे, उससे दिखाए, उसे बोध होता है, उसे हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, अ वर्ड दैट शोज या वर्ड शोज एन एक्शन, एक शब्द जिससे काम होता है, जो काम की अंग्रेजी होती है, वही आपकी वर्ब कहलाती है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब क्या होता है, काम। जो उस सेंटेंस में काम हुआ, जैसे रोना, ठीक है, नाचना, गाना, खाना, पीना, ये आपकी क्या है, ये सब काम है। ठीक है, लेकिन अगर हम कहते ब्लैक, ब्लैक, क्या ब्लैक कोई काम है? जी नहीं, ब्लैक कोई काम नहीं है। जब ब्लैक कोई काम नहीं है तो ये आपका सेंटेंस में क्या होगा, ये आपका वर्ब नहीं कहलाएगा। जैसे हमने लिखा आई एम गोइंग टू मार्केट, हमने क्या लिखा, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई अ पेन, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई अ पेन, हमने लिख दिया। हमने क्या लिखा, हमने लिखा है आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई अ पेन। अब आप देखिए सेंटेंस में ढूंढिए, कहाँ आई, क्या मैं, ये कोई काम है? जी नहीं, वर्ब नहीं होगी। ठीक है, गोइंग, गोइंग माने जा रहा हूँ, जाना कोई काम है, जब जाना कोई काम है तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी वर्ब हो गई। मार्केट, मार्केट माने बाजार, कोई काम है? कोई काम नहीं, ये आपकी वर्ब नहीं है। यहाँ लिखा है टू बाई, टू बाई का मतलब सेंटेंस में होता है किसी भी चीज को खरीदना। टू बाई माने क्या होता है, टू बाई का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना, किसी भी चीज को खरीदना। और ए पेन, ए पेन माने पेन, क्या ये कोई काम है? नहीं। तो जो काम यानी गोइंग
जाना, और बाई माने खरीदना, ये दोनों काम है। तो यही दोनों सेंटेंस आपके जो होंगे ये आपके वर्ब हो जाएंगे। तो वर्ब की डेफिनेशन ये होगी कि जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है उस सेंटेंस में जो काम होगा, काम की अंग्रेजी होगी, वही आपकी जो है वो कौन सी वर्ब होगी, वही आपका जो है वो वर्ब होगा। क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए, ये जो वर्ब लिखा हुआ है इसके दो पार्ट्स होते हैं आपके बीपीएससी में। एक वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब, एक वर्ब कौन सी होती है, एक वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब, और एक वर्ब होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन 100% आप लिखिए कि बीपीएससी में रखा हुआ है। एक वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब और एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। कंफर्म। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पिछले बार बीपीएससी में जो है वो पूछा गया था, और इस बार भी बीपीएससी में यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको हम बता रहे हैं फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन होती है कि जब किसी वर्ब के पहले, बहुत सारे लोग अलग अलग डेफिनेशन बताते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जब किसी भी वर्ब के पहले क्या मिल जाए, जब किसी वर्ब के पहले सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब हो। सीधा सीधा सिस्टम समझिए, जब कोई वर्ब लिखी हो और उस वर्ब के पहले, तुरंत पहले कोई सब्जेक्ट लिखा हो, कोई हेल्पिंग वर्ब लिखी हो, तो हम उस वर्ब को जो है वो हमेशा कहेंगे फाइनाइट वर्ब। जब कोई वर्ब लिखी हो और उस वर्ब के पहले आपका सब्जेक्ट मिल जाए, कंफर्म, हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, दोनों में से कोई एक चीज़ अगर उस वर्ब के पहले मिल गई तो उस वर्ब को हम फाइनाइट कहेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए कि जब किसी वर्ब के पहले आपको क्या क्या ना मिले, जब किसी वर्ब के पहले आपको सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब ना मिले, जब किसी वर्ब के तुरंत पहले सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब ना मिले, उस वर्ब को हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। इससे सटीक डेफिनेशन फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब की कोई हो नहीं सकती। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, जब किसी भी वर्ब के पहले सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा तो उस वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे, और जब किसी वर्ब के पहले सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है तो वहां पर वो वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। आप देखिए, हमने लिखा कि ही केम हियर वीपिंग। आप ध्यान से समझिए मेरी बात को। हमने क्या लिखा, ही केम हियर वीपिंग, वह यहां रोता हुआ आया। कंफर्म। अगर हमने लिखा, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे आपके एग्जाम में। सीइंग अ लॉयन ही रैन अवे, हमने क्या लिखा, सीइंग अ लॉयन ही रैन अवे। 2 क्वेश्चन हमने यहां पर लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ ही केम हियर वीपिंग। अब आप इसमें बताओ वर्ब कहां कहां है, क्योंकि वर्ब के पार्ट है ना। वह, ही मतलब वह कोई है, केम का मतलब आया, आना क्या है, आप भाई आपके कोई रिश्तेदार कहीं पे आए तो केम का मतलब आना, ये काम है। जब ये काम है तो केम क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। हियर कोई काम नहीं, वीपिंग का मतलब होता है रोना, ठीक है, ये एक कोई काम है तो ये आपकी वर्ब हो गई। कंफर्म। अब अगर इसके तुरंत पहले कोई सब्जेक्ट मिलेगा तो वो फाइनाइट होगी, और इसके पहले कोई सब्जेक्ट तुरंत नहीं मिलेगा तो नॉन फाइनाइट हो जाएगी। अब देखो, केम के पहले तुरंत कोई सब्जेक्ट है ना, जब केम के पहले तुरंत कोई सब्जेक्ट है तुरंत लगा दो झम से, ये फाइनाइट वर्ब, उसमें कोई डाउट नहीं। ये नहीं देखना है, जैसे आप मार्टिन, पीसी रेन मार्टिन उठा के देखोगे तो उसमें बहुत सारी डेफिनेशन, ये इसका कंक्लूजन है। अब बताओ, वीपिंग के तुरंत पहले हियर क्या सब्जेक्ट है, नहीं है, तो ये वर्ब जो हो जाएगी वो आपकी कौन सी वर्ब होगी, वीपिंग नॉन फाइनाइट। अब यहां ढूंढो, सीइंग अ लॉयन ही रैन अवे, लिखा क्या है, आप देखो, सीइंग अ लॉयन ही रैन अवे, सीइंग एक वर्ब है, सीइंग कौन सी वर्ब है, और एक रैन अवे एक वर्ब है, रैन अवे भी क्या है, एक वर्ब है। अब बताओ, सीइंग के तुरंत पहले कोई सब्जेक्ट आया, बताइए आप, सीइंग के तुरंत पहले कोई सब्जेक्ट है, नहीं है। जब सीइंग के पहले तुरंत सब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब कौन सी वर्ब होगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। सीइंग के पहले तुरंत अगर कोई सब्जेक्ट होता तो ये वर्ब फाइनाइट हो जाती। अब बताओ, रैन अवे के तुरंत पहले कोई सब्जेक्ट है ना, जब रैन अवे के पहले तुरंत कोई सब्जेक्ट है तो सीधा सीधा भाई ये वर्ब फाइनाइट वर्ब। समझ में आ रहा है, कंफर्म। अब आप देखिए, जैसे हमने लिखा, इधर देखिए,
हमने क्या लिखा, टेकिंग हिज पेन ही वेंट टू मार्केट टू बाई अ पेन, टू बाई अ बकेट, BUY होगा, टू बाई अ बकेट, ये लिखा। हमने क्या लिखा है, हमने लिखा यहां पर आप देखो कि टेकिंग हिज पेन ही वेंट टू मार्केट टू बाई अ पेन। 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन फाइनाइट नॉन फाइनाइट से मिलेगा। वर्ब ढूंढो, टेकिंग एक वर्ब है ना, इस वेंट क्या है, एक वर्ब, लेकिन टू बाई माने होता है खरीदना, खरीदना एक जो है ये काम है, खरीदना एक क्या है, काम। अब ये मत कह देना टू मार्केट, मार्केट जो है ये नाउन है, इसके पहले टू लगा है तो इसको इन्फिनिटिव मत ढूंढने लगना। मार्केट एक क्या है, बाजार क्या है, एक स्थान है ना। नाउन किसे कहते हैं, जिस शब्द, नाउन उसे कहते हैं कि जो संसार की प्रत्येक वस्तु है, दैट इज कॉल्ड अ नाउन। अब आप बताओ, टेकिंग के पहले तुरंत कोई सब्जेक्ट है, जी नहीं। जब टेकिंग के पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब क्या हो गई, ये वर्ब हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब। कंफर्म। वेंट के तुरंत पहले कोई सब्जेक्ट है, जी हाँ, ये वर्ब कौन सी वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब। अब आप बताओ, टू बाई के तुरंत पहले कोई सब्जेक्ट है, तुरंत पहले ढूंढो, यहां पर कोई सब्जेक्ट है, बताओ तुरंत पहले कोई सब्जेक्ट है, जब नहीं है तो ये वर्ब कौन सी वर्ब हो गई, ये वर्ब आपकी हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब। कंफर्म हो रहा होगा, कंफर्म। अब आप जैसे, अब आप देखो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। हमने लिखा हैविंग रिटन अ लेटर, सब टाइप का हम आपको बता दे रहे हैं। सी स्लेप्ट, हैविंग रिटन अ लेटर, सी स्लेप्ट। आप ढूंढो, एक वर्ब क्या है, रिटन, एक पहली वर्ब यहां पर क्या है, आप ढूंढोगे तो पहली वर्ब रिटन है, दूसरी वर्ब स्लेप्ट है, दूसरी वर्ब क्या है, स्लेप्ट। बताओ, रिटन के तुरंत पहले कोई सब्जेक्ट है, हैविंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, यही फंसा देगा। आपको लगेगा रिटन के पहले हैविंग कोई नहीं, ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। अभी हम आपको पार्टिसिपल में बताएंगे। रिटन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले कोई सब्जेक्ट है, जब कोई सब्जेक्ट नहीं है तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। अब ये प्रूफ करके हम आपको दिखाएंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब ये क्यों है। बताओ, स्लेप्ट के तुरंत पहले कोई सब्जेक्ट है ना, जब स्लेप्ट के पहले तुरंत कोई सब्जेक्ट है तो ये आपकी फाइनाइट वर्ब हो गई। अब आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में चाहे BPSC, चाहे जहां, चाहे जो TGT में भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यहां पर कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा तो आपको कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कंफर्म हो गया। अब एक आध दो रूल हम आपको एक आध दो और बता देते हैं। जैसे आप इधर देखो, सी स्पीक्स इन द मार्केट। अब आप हमें इसमें बताओ, फाइनाइट वर्ब कहाँ है और नॉन फाइनाइट वर्ब कहाँ है। आप हमें बता सकते, स्पीक्स क्या है, स्पीक्स एक वर्ब है, और स्पीक्स के तुरंत पहले कोई सब्जेक्ट क्या है, तुरंत पहले ढूंढो, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। कंफर्म हो गया। जब ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का होने के तुरंत पहले स्पीक्स, ये वर्ब कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। लेकिन इधर ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे ध्यान आ गया। एग्जाम में एक बार मैं कहीं परीक्षा दे रहा था, संभवतः ये क्वेश्चन आया हुआ था और मैंने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया था। अब आप देखो, हमने क्या लिखा, सी हैड अ लॉस्ट पेन, यही क्वेश्चन था। हाँ, दरअसल मेरा मतलब मैं ध्यान नहीं दिया, मैंने इधर देखी। अब अगर आप इसमें सी हैड अ लॉस्ट पेन आप देखिए तो इसमें वर्ब कहाँ कहाँ है। एक वर्ब है हैड, सॉरी एक वर्ब है हैड, वह हैड क्या है, वर्ब है, लेकिन आपको हम बता दें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। कंफर्म, अभी आपको बताएंगे। और एक वर्ब क्या है, लॉस्ट। एक वर्ब क्या है, एक वर्ब है लॉस्ट। अगर लॉस्ट के तुरंत पहले सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब मिलेगा तो वो फाइनाइट होगी, और नॉन और उसके तुरंत पहले सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा तो ये नॉन फाइनाइट होगी। अब आप मेरी बात को गौर से सुनो, लॉस्ट के तुरंत पहले क्या है, आर्टिकल ए। तो ये जब आर्टिकल ए यहां पर है तो ये जो वर्ब बनी, ये वर्ब कौन सी बनी, नॉन फाइनाइट। अगर यही लॉस्ट के पहले जो है वो ए ना होता, आर्टिकल ना होता, तो यहां पर ये जो वर्ब बन जाती वो वर्ब बन जाती फाइनाइट वर्ब।
अगर ये ए यहां पर आर्टिकल किसकी वजह से लगा है, पेन की वजह से ना। आपको पता है कि यहां पर जब किसी भी एडजेक्टिव लिखा है और एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन लिखा है तो उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए और एन आता है, ये आपको रूल पता है। अब यहां पर ए और एन एडजेक्टिव के हिसाब से लगा है, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन आ से लेकर आहा तक निकलेगा, आपको पता है, तो यहां पर क्या लगेगा, एन, और यहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन का से लेकर ज्ञा तक निकलेगा, तो यहां पर क्या लगेगा, ए। लॉस्ट, क्या लिखा है आप यहां देखिए, लॉस्ट, लॉस्ट, लॉस्ट माने ला, लास्ट, लॉस्ट, तो का से लेकर ज्ञा तक, इसलिए यहां पर ए लगा। अगर यहीं पर कोई प्रोनाउंसिएशन आउल, यहां पर लिखा होता आउल, आउल माने आ माने आ से लेकर आहा तक, तो इसके पहले हमेशा आर्टिकल किसका यूज करते, एन का। कंफर्म, ये तो आर्टिकल की बात है, यहाँ पर आर्टिकल में हम आपको बताएंगे, लेकिन ये आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की बातें क्लियर हो गई होंगी, यानी क्लियर ये समझ में आया होगा। फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिस वर्ब के पहले सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब लगा होता है, उस वर्ब को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और उस वर्ब के तुरंत पहले, जिस वर्ब के तुरंत पहले सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, उस वर्ब को नॉन फाइनाइट कहते हैं। अब आप मेरी बात को गौर से सुनिए, जो फाइनाइट वर्ब लिखा होता है ये कुल 4 प्रकार के होते हैं। फाइनाइट वर्ब कुल 4 होते हैं, आपको हम सीधा सीधा बता दे रहे हैं, इधर समझिए। जो फाइनाइट वर्ब लिखे होते हैं, ये फाइनाइट वर्ब कुल 4 होते हैं, सीधा सीधा समझिए। एक वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ये भी पढ़ लीजिए क्योंकि ये भी इस यहां से भी आपको घुमा सकता है, क्योंकि इन्फिनिटिव का ही पार्ट है। एक वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक वर्ब होती है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब, एक वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक वर्ब होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, एक वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब, और एक वर्ब होती है फ्रेजल वर्ब। PH आप जो फ्रेज पढ़ते हो, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब आप बहुत लोग पढ़े हुए होंगे। एक वर्ब होती है फ्रेजल वर्ब। अब आप मेरी बात को गौर से समझिए, एक वर्ब होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक वर्ब होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, एक वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब, और एक होती है फ्रेजल वर्ब। अब आप मेरी बात को गौर से समझिए, लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। इसको समझने से पहले आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्या है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, पैसिव वाइज में भी निकल कर आएगा बहुत सारी जगह। ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत सारे लोग डेफिनेशन बताते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब का प्रभाव पड़े, ये पड़े वो पड़े। मैं आपको सीधी सीधी डेफिनेशन बता रहा हूं, उधर ध्यान दीजिएगा। आप जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब से पूछिए किसको क्या। सीधा सीधा सिस्टम है यार, एकदम लफड़ा वाला काम है नहीं, एकदम आराम से काम है। मेन वर्ब से पूछिए किसको क्या। आपने मेन वर्ब से पूछा किसको क्या, और किसको क्या पूछने पर जो आंसर वर्ब से पूछना है वर्ब की हिंदी से निकालकर, जैसे प्लेइंग माने खेल रहा है, कंफर्म हो जाए। सी माने देख रहा है, तो पूछ रहा है किसको देख रहा है, ठीक है ना, क्या देख रहा है। तो अगर जो है वो, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, किसको और क्या पूछने पर जो रिप्लाई निकल कर आए, कहां और कब नहीं पूछना है, किसको क्या पूछने पर जो रिप्लाई निकल कर आए वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। कंफर्म है। लेकिन हालांकि यहां पर कुछ चीजें अपवाद में, एक्सेप्शन में आ जाती हैं, अपवाद में आती हैं, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने लिखा ही वेंट टू मार्केट, हमने क्या लिखा, ही वेंट टू मार्केट। आपको एक्सेप्शन भी यहां पर बता देते हैं ना। अगर हमने लिखा और हमने जैसे लिखा आई एम कॉलिंग यू, आपको एक्सेप्शन भी, हम अपवाद भी यहां पर बता देते हैं, आई एम कॉलिंग यू। और हमने जैसे यहां पर लिख दिया कि हाँ, इसी में 2 में देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा ही वेंट टू मार्केट। अगर आपसे कोई पूछे वेंट, वेंट क्या है, वेंट के तुरंत पहले सब्जेक्ट है ना, तो वेंट कौन सी वर्ब हो गई, वेंट आपकी हो गई फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट निकालना है, वेंट से पूछना है, वेंट माने पूछो, गया। वेंट की हिंदी क्या होती है, वेंट माने गया। अब आपसे पूछो किसको गया,
हमेशा जान लीजिएगा, किसको पूछने पर कोई लिविंग थिंग का रिप्लाई मिलेगा, कोई सजीव चीज का उत्तर मिलेगा। किसको पूछने पर कोई लिविंग थिंग, कोई सजीव उत्तर मिलेगा, और क्या पूछने पर हमेशा नॉन लिविंग थिंग चीजें मिलेंगी, मतलब निर्जीव चीजें मिलेंगी। किसको पूछने पर हमेशा सजीव चीजें निकल कर आएंगी, और क्या पूछने पर नॉन लिविंग। वेंट माने गया, पूछो गया, किसको गया, किसको गया बताओ, नहीं पता। किसको गया ये मत कह देना मार्केट गया, गलत हो जाएगा। किसको गया नहीं पता, किसको गया माने कोई लिविंग थिंग निकल के आनी चाहिए। क्या गया नहीं पता। कहां गया, कहां का रिप्लाई निकला टू मार्केट, कहां का रिप्लाई क्या निकला, कहां का रिप्लाई निकला टू मार्केट। जब कहां का रिप्लाई टू मार्केट निकला तो ये आपका इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब कहां का रिप्लाई निकला, यानी कहां का रिप्लाई क्या निकला, कहां का रिप्लाई निकला टू मार्केट, तो इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। कंफर्म। अब आप पूछो, आई एम कॉलिंग यू, कॉलिंग माने बुला रहा हूं, आई एम यानी कॉलिंग माने बुला रहा हूं। किसको बुला रहा हूं, आप बताओ किसको बुला रहा हूं। यू माने आपको बुला रहा हूं, तुम्हें बुला रहा हूं, तो ये यू इसका जो है ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। यू इसका क्या हो गया, यू इसका जो है वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। यू क्या हो गया, इसका एक ऑब्जेक्ट हो गया। कंफर्म हो गया। अब आप यहां सीधा सीधा समझिए, जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये दो होते हैं। ये भी यहां से पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि कौन सा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है। ऑब्जेक्ट सीधा सीधा समझिए कुल दो होते हैं, एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कंफर्म। अब आप ध्यान दीजिए, मेन वर्ब से किसको पूछने पर, मेन वर्ब से किसको पूछने पर जब कोई रिप्लाई लिविंग थिंग्स चीजों का निकल कर आ जाए तो ऐसे ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि इसमें ऑब्जेक्ट कहां पर है, क्योंकि इन्फिनिटिव यहां पर ट्रांसिटिव वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब का ही पार्ट है। आपसे कोई पूछे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है तो बताइएगा कि जब किसी मेन वर्ब से किसको पूछने पर कोई लिविंग थिंग्स का रिप्लाई मिले, कोई सजीव चीज का रिप्लाई मिले, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर किसी मेन वर्ब से क्या पूछा जाए और उसका रिप्लाई नॉन लिविंग थिंग्स मिले, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव चीजें उनकी रिप्लाई में आए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट हमेशा जान लीजिएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिप्लाई लिविंग थिंग होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिप्लाई नॉन लिविंग थिंग होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे करके पूछ लेगा कि बताइए कि इनमें से कौन सा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें से कौन सा रिप्लाई आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और आपका एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे हमने लिखा ही टीचेज अ साइंस, हमने क्या लिखा, ही टीचेज अ साइंस, यही सेंटेंस दे दिया। ठीक है। अब आपका ऑप्शन नंबर 1 बना दिया, बीपीएससी में बनाता कहता है अस, दूसरा बनाया साइंस, तीसरा बना दिया नो ऑब्जेक्ट ना, और चौथा आपका बना दिया टीचेस, और पांचवा आपका बना दिया नन ऑफ द अबव। ऐसे फंसाता है, जब चीजें क्लियर रहेंगी तभी चीजें आपकी एकदम क्लियरिफिकेशन में आ पाएंगी ना। पहला कहेगा, अब देखो, अब आपको निकालना टीचर्स माने उसके सेंटेंस से निकालो। टीचर्स माने पढ़ाता है, सीधा सीधा सिस्टम निकालिए। टीचर्स माने पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है, अस माने हमें। किसको पूछने पर जब लिविंग थिंग का रिप्लाई मिले तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट, यानी इसमें ये इनडायरेक्ट है। क्या पढ़ाता है, साइंस। क्या पूछने पर नॉन लिविंग थिंग का जब रिप्लाई मिलेगा तो ये ऑब्जेक्ट आपका कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें बता दो कौन सा पूछ रहा है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो अस है यही आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अभी जब प्रैक्टिस पेपर बीपीएससी का आपको हम कराएंगे स्टेट का, तो आपको चीजें निकलकर झम्म से आ जाएंगी। कंफर्म हो गया। आइए अब हम आपको क्या बता रहे थे, ये बता रहे थे।
तो ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जब किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, सीधा सीधा सिस्टम है भैया, जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, डेफिनेशन आपको सीधी सीधी लिख लेनी है, जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कोई वर्ब लिखी है और उस वर्ब का अगर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाए, ऑब्जेक्ट हो, कर्म हो, तो अब ऑब्जेक्ट निकलेगा कैसे? प्रीवियस ईयर में यहां पर आपको, प्रीवियस में हम आपको बता चुके हैं, ये ऐसे ऑब्जेक्ट निकालोगे, ठीक है। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जब वर्ब का ऑब्जेक्ट दोस्त नहीं होता है तो उस वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगर कोई वर्ब लिखी है, उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। कंफर्म हो गया? ये यहां लिखा है। और जब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इस वर्ब को हम हमेशा कौन सी वर्ब कहेंगे? इस वर्ब को हमेशा हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ये बात आपको याद रखनी है। कंफर्म हो जाए? कंफर्म हो गया। जैसे अब आप यहां देखिए, जैसे यार मिट क्यों नहीं, इधर देखिए, जैसे एक आपको हम ट्रांजिटिव वर्ब की बता देते हैं और एक आपको इंट्रांजिटिव वर्ब का हम आपको बता देते हैं। कंफर्म हो गया? जैसे आई लाइक यू, आई लाइक यू, एकदम सीधा सीधा सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं। आपको चीज़ें केवल अच्छे ढंग से समझनी है और आपको चीज़ें अच्छे ढंग से जाननी है। आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ। कंफर्म हो गया? और हमने जैसे लिखा कि सी कॉल्ड हिम इन द मार्केट, सी कॉल्ड हिम इन द मार्केट। कंफर्म? तीसरा, राम फ्लाइज अ काइट इन द स्काई। एक और, चौथा, he was working in the field। चार सेंटेंस आपके सामने। अब इस चार में आपको बताना यह है कि कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सा इंट्रांजिटिव वर्ब है, यही आपको करना है, कुछ नहीं करना हो। पहले हमने बताया वर्ब ढूंढो। लाइक एक वर्ब हो गई, कार्ड एक वर्ब हो गई, फ्लाइज माने उड़ाता है एक वर्ब हो गई, वर्किंग माने काम कर रहा है एक वर्ब हो गई। ये भी वर्ब फाइनाइट है, ये भी वर्ब फाइनाइट है, ये भी वर्ब फाइनाइट है और ये भी वर्ब फाइनाइट है। लाइक माने पसंद करता हूं, लाइक माने पसंद करता हूं, किसको पसंद करता हूं? आप सीधा सीधा देखिए, लाइक माने पसंद करता हूं, दोस्त किसको पसंद करता हूं? यू माने आपको करता हूं ना। कंफर्म? जब यू माने आपको पसंद करता हूं तो आपको पसंद जब मैं कर लेता हूं भाई, तो आप एक लिविंग थिंग हो ना, तो ये अब आपकी कौन सी होगी? ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और आप देखो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, जब इस वर्ब का, आप सीधा सीधा सिस्टम समझो, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट जब है, तो इस वर्ब का जब ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब कौन सी वर्ब हो जाएगी? ये वर्ब आपकी हो जाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। कॉल्ड माने बुलाया, किसको बुलाया? हिम माने उससे बुलाया। एक कहता है इधर आ जाओ, कॉल्ड माने बुलाया, किसको बुलाया? हिम माने उससे बुलाया। जब इसका ये ऑब्जेक्ट है दोस्त, ये ऑब्जेक्ट है इसमें ना, तो ये वर्ब कौन सी वर्ब हो गई? ये भी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। कंफर्म हो गया? फ्लाइज माने उड़ाता है, किसको उड़ाता है? नहीं पता, किसी आदमी को उड़ाता होता तब पता चलता। क्या उड़ाता है? काइट, एक पतंग। इसका ये ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई ना। वर्किंग माने काम कर रहा है, किसको काम कर रहा है? नहीं पता। क्या काम कर रहा है? नहीं पता। किसको क्या पूछने पर कोई रिप्लाई नहीं मिला। इन द फील्ड इसका ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्त,
इन द फील्ड इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्किंग माने काम कर रहा, किसको काम कर रहा नहीं पता, क्या काम कर रहा नहीं पता, कहाँ काम कर रहा इन द फील्ड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब जो हो जाएगी वो आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। अगर कहीं डाउट है, कहीं समस्या है तो दोस्त आप हमें बता दीजिए, आपको हम यहाँ पर जो है वो क्लियर कर दें एक एक चीजें। चलें आओ, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव क्लियर हो गया होगा। आइए अब अगली डेफिनेशन आपकी बनती है थर्ड, लिंकिंग वर्ब, और एक डेफिनेशन आपकी बनती है फ्रेजल वर्ब। आपकी एक डेफिनेशन बनती है लिंकिंग वर्ब और एक डेफिनेशन बनती है फ्रेजल वर्ब। आपको बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशन बताएंगे दोस्त, इतनी अच्छी अच्छी डेफिनेशन बताएंगे मगन हो जाओगे। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? देखो भाई हमारे राम भी आ रहे हैं 22 तारीख को। हाँ, लिंकिंग वर्ब होती है कि जब किसी भी सेंटेंस में कोई मेन वर्ब ना हो। मेन वर्ब समझते हो ना, सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब के बाद का वह शब्द जो कोई काम हो उसे मेन वर्ब कहते हैं। जब किसी सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं होगी, क्या होगी डेफिनेशन? जब किसी सेंटेंस में कोई मेन वर्ब जो है वो आपकी ना हो, जब किसी सेंटेंस में कोई मेन वर्ब ना हो, और जब कोई मेन वर्ब नहीं होती है भैया तो जो इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड लिखा होता है, यही आपकी लिंकिंग वर्ब होती है। लेकिन कंडीशन नंबर 1 ये होती है कि उस सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो। कन्फर्म है? मेन वर्ब का मतलब सब्जेक्ट लिखा हो, हेल्पिंग वर्ब लिखा हो, उसके बाद कोई काम हो। जैसे आप ये देखिए यहाँ पर, आप ये देखे होंगे यहाँ पर ये जो लिखा है वर्किंग, फ्लाई, कार्ड, लाइक, ये सब इस सेंटेंस की मेन वर्ब है, क्योंकि इसके पहले देखिए सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब है, ये सब मेन वर्ब है। अगर यही मेन वर्ब नहीं आए, क्या है, अगर यही मेन वर्ब नहीं आए तो ये जो आपका शब्द हो जाएगा यही आपका शब्द हो जाएगा लिंकिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आए वही शब्द मेन वर्ब होती है। अगर और कहीं वर्ब मिल जाएगी तो वो सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं होती है। हमेशा ध्यान दीजिए, मेन वर्ब की डेफिनेशन जैसे हमने लिखा सी केम हियर वीपिंग। अब वीपिंग यहाँ वर्ब आई है। अगर आपको हम आपसे पूछें कि सी केम हियर वीपिंग, अगर हमने कहा सी केम हियर वीपिंग, अगर हमने ये लिखा, आपसे कोई पूछे इसमें मेन वर्ब कहाँ है, तो एक केम वर्ब है, केम है, और वीपिंग 2 वर्ब हैं। ये फाइनाइट है, ये नॉन फाइनाइट है। लेकिन अगर कोई पूछे मेन वर्ब कहाँ है तो केम इस सेंटेंस में मेन वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए, सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आएगा तो यही केम इस सेंटेंस का मेन वर्ब होगा। वीपिंग माने रो रहा, ये मेन वर्ब नहीं है, वर्ब है लेकिन ये मेन वर्ब नहीं है। कंफर्म हो रहा है बात ना? जैसे हमने लिखा कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। हमने क्या लिखा? वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। हमने ये चीजें लिख दी हैं ना। अब आप मेरी बात को ध्यान दीजिए, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ ये लिखा हुआ है। अब आप देखो वॉकिंग इसमें वर्ब है, वॉकिंग के पहले कोई सब्जेक्ट है नहीं है, तो ये वर्ब आपकी कौन सी वर्ब हो गई दोस्त बताइए? नॉन फाइनाइट। लेकिन इस सेंटेंस में एक वर्ब और है, इज इस सेंटेंस में भी वर्ब है। कंफर्म? और ये इसके तुरंत पहले सब्जेक्ट आया है, तो इज कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। अब फाइनाइट वर्ब में दोस्त या तो ट्रांसिटिव होगी, या तो इंट्रांसिटिव होगी, या तो लिंकिंग होगी, या तो फ्रेजल होगी। देखो इस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है, अगर यहीं कोई वर्ब आती तो मेन वर्ब होती। इसमें कोई मेन वर्ब नहीं, जब कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये जो इज जो लिखी है ये कौन सी वर्ब है? ये आपकी पहुंच जाएगी लिंकिंग वर्ब। डेफिनेशन को दिमाग में फीड रखिएगा कि जब किसी सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं होती, मेन वर्ब के ना होने पर जो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड लिखा होता है वही लिंकिंग वर्ब होता है। कंफर्म? अब आप देखिए, अब हम आपको एक आध चीज और बता दे रहे हैं। फ्रेजल वर्ब क्या है यही समझ लीजिए आज का टॉपिक, क्योंकि टॉपिक लंबा हो रहा है। फ्रेजल वर्ब क्या है? जब कोई वर्ब एक से अधिक शब्द की हो। फ्रेजल वर्ब की कंडीशन क्या है मैं आपको बता दे रहे, जब यार तार ना छू बाबू, जब कोई वर्ब एक से अधिक शब्द की हो, ठीक, उसका पहला वाला शब्द जो मिल जाए, जो पहला वाला शब्द है ये वर्ब हो,
कंफर्म, और दूसरा वाला शब्द प्रीपोजिशन हो, पहला वाला शब्द वर्ब मिल जाए और दूसरा वाला शब्द प्रीपोजिशन मिल जाए तो ऐसे वर्ब को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जब कोई वर्ब एक से अधिक शब्द की हो और उसका पहला वाला शब्द आपका वर्ब हो और दूसरा वाला शब्द प्रीपोजिशन हो तो ऐसे वर्ब को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जितनी भी संसार की फ्रेजल वर्ब आप देख लोगे उसका कॉम्बिनेशन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का मिलेगा। उसका कॉम्बिनेशन हमेशा क्या मिलेगा? उसका कॉम्बिनेशन हमेशा वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का मिलेगा। जब वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो ऐसे वर्ब को जो है वो हम कौन सी वर्ब कहेंगे? फ्रेजल वर्ब कहेंगे। जब किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ब एक से अधिक शब्द की हो, मोर देन वन वर्ड्स हो, और फर्स्ट शब्द जो पहला शब्द है वो वर्ब हो जाए और दूसरा शब्द प्रीपोजिशन हो जाए तो उसे हम कहते हैं फ्रेजल। जैसे कॉल फॉर आपने पढ़ा होगा, का जितनी फ्रेजल वर्ब आप पढ़ते हो, कॉल फॉर ना, लुक इनटू, लुक इनटू। अब आप देखो कॉल वर्ब है, फॉर प्रीपोजिशन, लुक इनटू प्रीपोजिशन ना, लुक एट, बहुत सारी वर्ब हैं। कंफर्म। तो ऐसी वर्ब को जो है वो हम कौन सी वर्ब कहेंगे? फ्रेजल वर्ब कहेंगे। कंफर्म। देखिए 22 तारीख को आपके राम जो है वो अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, ठीक है। गर्भगृह में जो है वो उनका प्रवेश हो रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है वो 22 तारीख को एक बार जो है वो अपने घर में दिए जलाइए, दिवाली मनाइए। 22 जनवरी को जो है वो शाम के समय एक बार आप लोगों को दिवाली मनाना अनिवार्य है, क्योंकि राम भगवान जो है वो अपने गर्भगृह में 500 वर्षों के बाद, बहुत दिनों के बाद अपने जो है वो गर्भगृह में अर्थात अयोध्या में उनका भव्य राम मंदिर बन रहा है और भव्य राम मंदिर में वो अपने गर्भगृह में जो है वो प्रवेश करेंगे। तो सभी देशवासी 22 जनवरी को जो है वो एक बार दीपावली मनाइए। आप लोग जो है वो दिया जलाइए अपने घर पर, ठीक है। अच्छे अच्छे पकवान बनाइए, मिठाई खाइए और आप सभी लोगों को 22 जनवरी की जो है वो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम जो है वो अपने गर्भगृह में जो है वो प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक क्या हो गया, या यहाँ पर आपका हो गया ये टॉपिक आपका फ्रेजल वर्ब हो गया। कंफर्म। आज के लिए बस इतना आपको रिवाइज कर लेना है एक बार, और डेली शाम को 7 बजे आपको हम यही लाइव में आकर ऐसे ही डेली शाम को 7 बजे समझाते रहेंगे। कंफर्म हो गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बोलिए। प्रैक्टिस पेपर भी हम धीरे से स्टार्ट करने वाले हैं बिहार स्टेट का, तो आप लोग इन टॉपिक को अच्छे से आपको देखना है। कंफर्म। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।